जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 15 आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पर्यावरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमारा पर्यावरण क्या है। इसमें हम लोग देखते हैं, एक्चुअल में हम लोगों ने थोड़ा सा लाइव क्लासेस में, जो हमारा लाइव सेशन चला हुआ था, तो लाइव क्लासेस में हम लोगों ने आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा हमने देखा था कि क्या एक्चुअल में हमारा इन्वायरमेंट होता है। तो आज हम लोग उसको थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में देखेंगे, और इसको उसके आगे भी हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट में जो है वेस्ट प्रोडक्ट डालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट डंप करते हैं, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा, उसके बारे में देखते हैं। तो यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में यूज कर रहे हैं चीज़ें, उनमें से जो वेस्ट निकलता है उसको हम इन्वायरमेंट में लगातार जो है वो डंप करते हुए जा रहे हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारा जो पर्यावरण है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा है कि जो भी हम भोजन खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो बहुत सारे एंजाइम्स के कारण हमारे बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो इजीली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा तभी वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, अदरवाइज वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए तमाम तरह के एंजाइम्स निकलते हैं हमारे बॉडी में। वो एंजाइम्स जो हैं उनको तोड़ते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में ये इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है। और ये जो एंजाइम होते हैं दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की ज़रूरत होती है। यानी किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम है वो सारी चीज़ों को तोड़ रहा है। जितनी तरह की चीज़ें हैं उतने तरह के एंजाइम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उतनी तरह के एंजाइम जो है उसको तोड़ करके छोटे छोटे स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब वो सिंपल मॉलिक्यूल बन जाएगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से, तो वो हमारे बॉडी में फिर जाके एब्जॉर्ब होगा। तो अब बात करते हैं कि जो सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर या बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा वो डिग्रेड हो सकता है, तोड़ा जा सकता है, उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उसी को हम यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस कह रहे हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में अब वो चाहे बैक्टीरिया के द्वारा हो, चाहे फंजाई के द्वारा हो, चाहे किसी एनिमल के द्वारा हो, किसी के द्वारा हो, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा हो अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या बनेंगे? एंजाइम बनेंगे, और यही एंजाइम क्या करेंगे? उस सब्सटेंस को तोड़ देंगे। अगर वो तोड़ पाते हैं, ठीक है, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। अगर वो सब्सटेंस बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा तोड़ दिया जा रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर, तभी हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं तोड़ा जा सकता है किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, तो उसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा जो है अगर कोई सब्सटेंस नहीं तोड़ा जा सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन बायोडिग्रेडेबल कहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन, वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कुछ सब्सटेंस क्यों बायोडिग्रेडेबल होते हैं,
क्यों नहीं होते हैं, क्यों नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अब इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके आधार पे ये जो है हम इनको अलग अलग करते हैं, बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए, जनरली जो चीज़ें बायोलॉजिकल ओरिजिन की होती हैं, यानी बायोलॉजिकल चीज़ों से निकली हुई होती हैं, बनी हुई होती हैं, वो जनरली क्या होती हैं, बायोडिग्रेडेबल होती हैं। हर जगह ऐसा नहीं होता, पर 99% जो ये केस है, यहाँ पे जो इसकी ओरिजिन बायोलॉजिकल जो है या ऑर्गेन ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट मटेरियल हो चाहे वो एनिमल मटेरियल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर कोई सब्सटेंस बनाया गया है तो वो जनरली बायोडिग्रेडेबल होता है। और जो चीज़ें सिंथेटिक होती हैं, केमिकल के द्वारा बनाई जाती हैं, तो वो ज़्यादातर जो होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। अब ये आप हमेशा नहीं कह सकते हो कि बायोडिग्रेडेबल हमेशा जो है वो बायोलॉजिकल चीज़ों के द्वारा बनाया जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो हमेशा सिंथेटिक होता है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो कि बायोलॉजिकल ओरिजिन के होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाते हैं, और बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल भी हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो अब ये इनका टोटली डिपेंड करता है जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसके ऊपर, कि किसी भी सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन कैसा है। फिर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द इन्वायरमेंट। दो आपको तरीके बताने हैं जिसके कारण से ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट है कि अगर बायोडिग्रेडेबल चीज़ें एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं तो वो स्टिंग करती हैं, मतलब बदबू फैलाती है। ठीक है, और जो है वहाँ पे बैक्टीरियल माइक्रोबियल जो इन्वायरमेंट है या माइक्रोबियल फ्लोरा फाना है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से बीमारी फैलने का डर बना रहता है। ठीक है, और दूसरा जो कारण है, दूसरा अगर जो हम देखें, ये जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, अगर नदियों में तालाबों में इनका एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर बॉडी में कहीं पे एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है वो अ, जो बीओडी है वाटर का, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके बढ़ने का कारण क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे जो माइक्रोब का कंसंट्रेशन हो वो बढ़ जाता है, ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा हो जाता है, साथ ही साथ उसमें रहने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं सबको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और सारे प्लांट और एनिमल्स मरने के कगार पे आ जाएंगे या मरने लगेंगे। तो ये है। और फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। अब अगर जो कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होगा, तो मान लीजिए वो कोई केमिकल है, तो केमिकल क्या करेगा कि अगर डिग्रेडेबल है नहीं तो वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा करके स्टोर होता चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी में जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है वो किसी कम कंसंट्रेशन में खाता है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो जैसे ही ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ये पहला इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट हो जाता है कि अगर जो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, ये हमारी ज़मीन को धीरे धीरे क्या कर रहा है, अनउपजाऊ कर रहा है, उसकी फर्टिलिटी को क्या कर दे रहा है, धीरे धीरे ख़त्म कर दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि पानी जो होता है, पानी और एयर का जो कांटेक्ट होता है, वाटर और सॉरी प्लांट और जो है ज़मीन के बीच में, सॉइल के बीच में, उसको वो बाधित करता है, जिससे कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये दो वेज हैं। इसका आप आंसर बहुत अच्छे तरीके से आप अपने बुक से ही निकाल करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? ऑल इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जितने भी इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, वो और उसके साथ साथ में नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरनमेंट,
उस पर्यावरण का जितना भी नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उन सबको मिला करके जो बनता है उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ इन अ पर्टिकुलर एरिया फॉर्म एंड इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट और नॉन बायोटिक कंपोनेंट यानी नॉन लिविंग थिंग्स दोनों इंटरैक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, और उस एरिया को, उस सिस्टम को हम कहेंगे इको सिस्टम। यानी ऑल द interacting organism in an area together with the non-living constituent of environment form an ecosystem। अगर जो हम बात करें इस तरह से, thus an ecosystem consists of biotic component comprising all living organism, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोब हो, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारी जो चीजें हैं उनको हम किस में रखेंगे, बायोटिक कंपोनेंट में। और ए बायोटिक कंपोनेंट जैसे टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, सॉयल है, मिनरल्स है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, नॉन बायोटिक या ए बायोटिक कंपोनेंट होंगी। तो कोई भी इकोसिस्टम होगा, किसी भी इकोसिस्टम में दो मेन फैक्टर्स होंगे, दो मेन चीजें होंगी, एक बायोटिक कंपोनेंट होगा, दूसरा ए बायोटिक कंपोनेंट होगा। अब ये ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट दोनों हैं, ये आपस में क्या करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, और बिना एक दूसरे के रह भी नहीं सकती हैं ये। ठीक है, तो इनको साथ साथ जो एक सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इको सिस्टम कहेंगे। अब इको सिस्टम जो है वो ब्रॉडली जो है टू टाइप्स का होता है, एक नेचुरल इको सिस्टम होता है, दूसरा एक होता है आर्टिफिशियल इको सिस्टम। आर्टिफिशियल जो इको सिस्टम होता है वो मैन मेड होता है, किसी इंसान के द्वारा बनाया हुआ एक इको सिस्टम होता है। जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम जो हम लोग घरों में लगाते हैं मछलियों के लिए, उसमें कुछ मछलियाँ होती हैं, अलग अलग टाइप की मछलियाँ होती हैं, उसमें ग्रासेस होते हैं, उनके लिए हम पानी की व्यवस्था करते हैं, लाइट की व्यवस्था करते हैं, गैस की व्यवस्था करते हैं। तो वो क्या है, वो एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम क्या हो गया आपका, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। ठीक उसी तरह से जो क्रॉप लैंड है, यानी कि जो खेत हमारा है, खेत में हम क्या करते हैं, प्लांट ग्रो कराते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक सिंगल प्लांट नहीं होता है, उसमें एक ही टाइप का प्लांट नहीं होता, उसमें कई टाइप के प्लांट्स होंगे, उसमें इंसेक्ट्स भी होंगे, जमीन भी है, पानी भी है, और खाद भी है। तो ये सारी चीजें क्या है, मैन मेड जो है आपका सिस्टम है, इसीलिए इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम देखिए दो तरीके से हो सकता है, या तो वो एक्वेटिक सिस्टम हो सकता है, या तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो भी दो तरीके से होगा, या तो फ्रेश वाटर होगा या तो मेराइन वाटर होगा, यानी जो मीठे पानी वाला होगा एक इकोसिस्टम, और दूसरा इकोसिस्टम जो है वो खारे पानी वाला होगा। मीठे पानी में दो तरह का इकोसिस्टम होता है, जैसे लेंटिक है और लोटिक है। ठीक है, लोटिक में जो बहने वाले हैं, जैसे नदी हो गया, झरना हो गया, तो ये सारे क्या होंगे, बहने वाले हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लोटिक इकोसिस्टम मिलेगा। लेंटिक इकोसिस्टम में होगा जैसे छोटा मोटा तालाब है, झील है, तो ये सारे क्या है, आपका लेंटिक इकोसिस्टम है। ठीक है, और उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। अगर जो एक बड़ा ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड भी एक इकोसिस्टम बना सकता है। डिजर्ट का अपना एक इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे अलग तरह के प्लांट होंगे, अलग तरह के एनिमल्स होंगे। ठीक उसी तरह से फॉरेस्ट का भी इकोसिस्टम होगा, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होंगे, ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के होंगे। तो एक फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो ये टेरेस्ट्रियल रीजन में पाए जाने वाले इकोसिस्टम है, और फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम है। अब जो हम इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हमने बात किया था बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक जो कंपोनेंट है उनमें क्या होते हैं, ये इनको तीन भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर, दूसरा होता है कंज्यूमर, और तीसरा होता है डिकम्पोजर। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या होता है कि सारे जो ग्रीन प्लांट हैं, सभी जो ग्रीन प्लांट हैं उनको हम रखते हैं प्रोड्यूसर में। क्योंकि ये प्रोड्यूसर क्यों हुए भाई, प्रोड्यूसर इसलिए हुए क्योंकि ये अपना भोजन जो है वो खुद बना सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी अपना भोजन खुद बना सकती है, प्रोड्यूस देयर फूड। जैसे शुगर की बात करें या स्टार्च की बात करें, तो ये अपना भोजन यानी स्टार्च और शुगर जो है ये खुद बना सकते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग लाइट एनर्जी।
यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर में रखेंगे, ठीक है। दूसरे होते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है इन्हीं प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होंगे। दे इंक्लूड ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फॉर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंस। मतलब अपने फूड के लिए जो है वो प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। कंज्यूमर हमेशा, जो भी कंज्यूमर है वो हमेशा क्या होगा, वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंड होगा। जैसे हम अगर बात करें, जैसे रैट है, या हम बात कर लेते हैं डियर है, या आपका जो है काऊ है, ये सारे क्या हैं, ये प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड है। लेकिन शेर क्या है, शेर तो जो है घास खाता नहीं है, तो वो क्या हो गया, वो कंज्यूमर हुआ कि नहीं हुआ, वो भी कंज्यूमर है। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर ही डिपेंड है। भाई डियर है, डियर क्या खा रहा है, घास खा रहा है, ठीक है। तो घास खा रहा है और डियर को कौन खा रहा है, लॉयन खा रहा है। तो लॉयन क्या है, इनडायरेक्टली जो है डिपेंड है प्रोड्यूसर के ऊपर। अब डीकम्पोजर्स की बात करते हैं, तो डीकम्पोजर में आते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं और फंजाई हैं वो डिकम्पोजर में आते हैं। क्यों, क्योंकि दे ब्रेक डाउन, यानी डिकम्पोज, ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ, डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एनिमल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनटू सिंपलर वन। तो एनिमल्स, जो डेड एनिमल हैं, प्लांट हैं, या उनके डिकेइंग पार्ट हैं, उनको तोड़ करके, उनको तोड़ करके सिंपल जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उनके उनको सिंपल कंपाउंड में, सिंपल मॉलिक्यूल में डिकम्पोज कर देते हैं। कौन, फंजाई और बैक्टीरिया। इन्हें ही हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजर कहेंगे। दस डिकम्पोजर हेल्प इन रिप्लेसमेंट। तो डीप ये क्या करते हैं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर जो है वो एनिमल है या प्लांट है, उससे न्यूट्रिएंट को, जो न्यूट्रिशन है उसको क्या करते हैं, वो रिप्लेनिश करते हैं, वहां से निकालते हैं और फिर से जो है वो इन्वायरमेंट में लाते हैं। अब कंज्यूमर की अगर जो हम बात करें, तो कंज्यूमर, जो भी कंज्यूमर है वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 ग्रुप। पहला है आपका हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब हो गया कि दोज एनिमल्स हु डायरेक्टली ईट ग्रासेस आर डिपेंड ऑन द प्लांट मटेरियल आर नोन एज हर्बीवोर्स, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो कि प्लांट या प्लांट मटेरियल को डायरेक्टली खा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स कहेंगे। जैसे काऊ हो गया, डियर हो गया। कार्निवोर्स मतलब है कि ये फ्लैश खाने वाले, फ्लैश ईटर्स होते हैं। फ्लैश का मतलब मांस, मांस खाने वाले हो गए। तो जितने भी फ्लैश खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको क्या कहेंगे, हम कार्निवोर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे लायन है, टाइगर है। पैरासाइट की बात करते हैं। पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं और होस्ट बॉडी के ऊपर ही रहते हैं। देखिए पैरासाइट में क्या है, ये कार्निवोर भी क्या कर रहा है, वो किसी एनिमल के ऊपर है। यहाँ पैरासाइट भी क्या कर रहा है, किसी के ऊपर है, किसी के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है, और साथ ही साथ उसी के द्वारा जो है अपना सारा न्यूट्रिशन ले रहा है। जबकि कार्निवोर क्या कर रहा है, वो एनिमल को वहीं पे डेड कर दे रहा है, वहीं पे मार करके उसको पूरा खा ले रहा है। जबकि पैरासाइट ऐसा नहीं कर रहा है। पैरासाइट क्या कर रहा है, पैरासाइट उसी के ऊपर रह भी रहा है और उससे जो है अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो है प्लाज्मोडियम, ठीक है। ओमनिवोर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो प्लांट और फ्लैश दोनों को खाते हैं। जैसे क्रो, कौवा हो गया, या कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, ह्यूमन हो गया, ये क्या है, आपके ओमनिवोर्स हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर अभी आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसको शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।